जरिए, स्मेल के जरिए, टेस्ट के जरिए, देखने से, सुनने से ये उसकी थिंकिंग डेवलप होती है। और दूसरा, जब वो किसी चीज़ को अपने मसल्स का इस्तेमाल करता है, अपने मसल्स के इस्तेमाल से उसकी फिजिकल एक्टिविटी, मसल्स का मतलब ये है कि वो फिजिकल एक्टिविटी करता है, अपनी फिजिकल एक्टिविटी से वो सीखता है, उसकी थिंकिंग डेवलप होती है। अच्छा, अब रिफ्लेक्स एक्शन तो एंड हो जाते हैं, तो क्या क्या होता है उसके बाद? उसके बाद शुरू होता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ये प्याजे ने इसको गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का नाम दिया है। गोल डायरेक्टेड लर्निंग, क्यूरियोसिटी अबाउट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स के बारे में उसको क्यूरियोसिटी होती है। बच्चा ना चीज़ों को बड़े हैरानी से देखता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। यहाँ पे आके बच्चे का रिफ्लेक्स एक्शंस के बाद बच्चे का एम शुरू हो जाता है, गोल शुरू हो जाता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो जाता है उसका। बच्चा अपनी सेंसर और मोटर का इस्तेमाल करके किसी एम की तरफ जाएगा अपनी मर्जी से। अब बच्चे को फोन दिखा रहे हैं, आप फोन जेब में डाल लेते हैं, बच्चा फोन की तरफ जाएगा आपकी जेब से निकालने के लिए। ये उसका एम बन गया कि ये मैंने फोन को निकालना है। तो ये एक एक किस्म का गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। अब देखें, फर्ज कर लें कोई एक 1.5 साल का कोई बच्चा है, वो लैंग्वेज नहीं जानता। वो एक चूल्हा जल रहा है, आग के पास जाता है वो बच्चा, माँ कहती है कि रुक जाओ रुक जाओ। अब उसको तो लैंग्वेज नहीं आती, उसको क्या पता रुक जाओ का क्या मानी है। बाप भी कहता है रुक जाओ, वो नहीं रुकता, उसको लैंग्वेज नहीं आती। स्टोव गर्म है, उसको वो छूता है तो उसे पता चलता है कि गर्म था, नहीं छूना चाहिए था, ये तो हर्ट किया इसने। तो इस तरह से फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू उसने सीखा कि ये चीज़ जो है ये गर्म है, इसके नज़दीक मैंने नहीं जाना। इस तरह से उसने सेंसिस, तो ये उसका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर था, यानी वो उसने एम बना लिया कि मैंने इस चूल्हे के पास जाना है। ये एक किस्म का उसका एम था, तो वो उसके पास चला गया, ये उसका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। अच्छा, उसके बाद जो अगला स्टेज है वो है डेफर्ड इमिटेशन। इसमें अगला जो प्रॉब्लम है वो है डेफर्ड इमिटेशन। बच्चे जो हैं वो नकल उतार कर सीख रहे हैं। इमिटेशन का मतलब होता है ना नकल उतारना। अगर आपको याद हो तो मैंने जो जब आपको स्टेजेस पढ़ाई थी तो इन्फेंसी का मैंने आपको बताया था कि ये इमिटेटिव एज होती है। जो पैदाइश से 2 साल की उम्र है ये इमिटेटिव एज होती है, यानी बच्चे नकल उतार कर सीखते हैं। अब देखें, इस एज में बच्चा नकल उतार के सीख रहा है। डेफर्ड का क्या मतलब है? डेफर्ड का मतलब ये है कि बच्चा एक चीज सीख लेता है, दरमियान में गैप आ जाता है, 2-3 दिन के बाद या थोड़े टाइम के बाद, वक्फे के बाद बच्चा दोबारा उसी तरह करता है जैसा उसने होते देखा था। अब डेफर्ड इमिटेशन, डेफर्ड का मतलब यह कि उसने एक चीज को सीख लिया, उसके जहन के अंदर महफूज हो गई। अब 1 हफ्ते बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, आपने अक्सर नोट किया होगा बच्चे ने एक चीज देखी, वो आपको लगा कि बच्चा भूल गया है, लेकिन बच्चा 4-5 दिन के बाद उसी तरह का करके कर रहा है जैसा उसने 4-5 दिन पहले देखा था। और लोग हैरान रह जाते हैं कि बच्चे ने ऐसा कैसे किया, हालांकि उसके अंदर वो उसने डेफर किया हुआ था उसको, वो उसको ये वो डेफर्ड इमिटेशन के तौर पर उसको आगे कर रहा है कुछ देर के बाद या कुछ दिनों के बाद। अब इस डेफर्ड इमिटेशन से क्या पता चला कि बच्चे के अंदर मेमोरी डेवलप हो रही है, यानी इसी स्टेज में, सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे के अंदर मेमोरी भी डेवलप हो रही है। अच्छा, उसके बाद अगला है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है? ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब यह है कि बच्चा कोई चीज देखे और वो उसके माइंड में महफूज रहे। तो यहाँ पे इस स्टेज में जब बच्चा पैदा होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो उसकी कंडीशन ये होती है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली कंडीशन होती है। यानी उसके सामने अगर कोई चीज रख दें तो वो समझेगा कि है, उसके सामने से हटा लें तो वो समझेगा कि नहीं है। यानी कोई खिलौना है, अगर आप बच्चे के सामने रखें तो वो कहेगा एक चीज मेरे सामने पड़ी है, कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, अगर आप हटा देंगे तो उसको नहीं याद होगा कि मेरे सामने कोई ऑब्जेक्ट था या नहीं। तो इस तो फिर इसका मतलब है कि स्टार्ट में उस बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है, तो आप बच्चे के सामने आप एक खिलौना रखें, उसको हटा दें, वो उसको ढूंढता है कि कहाँ गया। या बच्चे के सामने एक खिलौना रखते हैं, वो उसको हटा के कोई दूसरा रखते हैं, तो वो पहले खिलौने को देखता है कि ये पहले वाला कहाँ गया। अगर वो उसने पहले वाले खिलौने को देखना शुरू कर दिया, ढूंढना शुरू कर दिया कि जो मेरी चीज मेरे सामने थी वो कहाँ गई, यही थी,
अगर उसको ये याद है कि मेरे सामने कोई चीज थी, तो इसका मतलब है कि बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो गया है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब ये है कि बच्चे की मेमोरी डेवलप हो रही है। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट परमानेंस ये शो करता है कि बच्चे की मेमोरी डेवलप हो रही है। अब जो रिसर्च है उसके मुताबिक जो 8 माह की उम्र तक का बच्चा है, वो पार्शली कवर्ड ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको पहचानना शुरू कर देता है। पार्शली कवर्ड का मतलब ये कि यानी पहले बच्चे के सामने एक चीज रखी, उसको था, बच्चा छोटा था, चीज रखी, उसको पता चल गया कि मेरे सामने ये चीज पड़ी है, आपने उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया, चीज सारी कवर कर दी, बच्चे को अभी इधर कोई चीज नहीं है, उसके आंखों से आगे से हट गई। लेकिन अगर 8 माह के बच्चे के सामने थोड़ी सी खुली पड़ी हो, आधी से ज्यादा ढांपी हो, थोड़ी सी खुली हो, तो बच्चा पहचानना शुरू कर देगा, 8 माह की उम्र का बच्चा। और 18 से 20 माह की जो बच्चे हैं उनके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है। और ये ऑब्जेक्ट परमानेंस बताता है कि बच्चे के अंदर मेमोरी डेवलप हो रही है। ये आप लोगों को रिफ्लेक्स एक्शन का, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का, डेफर्ड इमिटेशन का और ऑब्जेक्ट परमानेंस का पता चला। ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर नहीं पता चला तो मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, चलें। जी, 8 माह की उम्र का बच्चा, मैंने ये बताया कि एक कोई चीज है ना, वो थोड़ी सी आपने ढकी हुई है, थोड़ी सी खुली छोड़ दी है। फर्ज कर लें बच्चे के सामने आपने कोई बर्तन रख दिया, बर्तन जो है उसके आधे बर्तन के ऊपर आपने कपड़ा डाल दिया, आधा बच्चे को नजर आ रहा है, तो उसको पता चल गया कि ये जो बाकी आधा है ना, ये मिलके पूरा बर्तन बनता है। 8 माह तक बच्चा ये परसीव करना शुरू कर देता है। अगर सारा कपड़ा डाल देंगे तो 8 माह का बच्चा कहेगा कि कुछ भी नहीं है, सारा उसको कवर कर देंगे। लेकिन जब 18 से 20 माह तक होता है तो फिर आप बेशक हटा भी दें, उसको पता होता है कि ये ऑब्जेक्ट था। ये समझ आइए। पार्शली कवर्ड ऑब्जेक्ट का मतलब ये था कि वो पार्शली कवर्ड को 8 माह में पहचानना शुरू कर देता है। अच्छा, उसके बाद जो अगली स्टेज है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब मैं आपको बताया मैंने कि जो हर स्टेज है उसके अंदर उसका जो नाम है उसी में उसके मीनिंग छुपे होते हैं, उस स्टेज की करेक्टरिस्टिक्स छुपी होती हैं। तो ऑपरेशन, प्याजे के नजदीक ऑपरेशन का मतलब है लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग, ऑपरेशन का क्या मतलब है ये आपने याद रखना है। प्याजे के मुताबिक ऑपरेशन का मतलब है लॉजिकल थिंकिंग। अब प्री ऑपरेशन का मतलब क्या है? लॉजिकल थिंकिंग से पहले, मतलब अभी इस स्टेज में बच्चे के अंदर जो लॉजिकल थिंकिंग है वो नहीं आई। ये 3 से 7 साल की उम्र, कुछ लोग 2 से 7 भी कहते हैं, तो ये 3 से 7 साल की उम्र प्री ऑपरेशनल स्टेज है। यहाँ पे ये लॉजिकल थिंकिंग से पहले वाली स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है। ऑपरेशन का मतलब है लॉजिकल थिंकिंग, प्री ऑपरेशनल का मतलब है लॉजिकल थिंकिंग से पहले। मतलब लॉजिकल थिंकिंग वाली स्टेज से पहले बच्चा अभी लॉजिकल स्टेज वाली थिंकिंग पर नहीं पहुंचा। बच्चे के अंदर थिंकिंग डेवलप हो रही है लेकिन अभी लॉजिकल थिंकिंग नहीं है। जब जब लॉजिकल थिंकिंग नहीं है तो फिर क्या डेवलप होता है? डेवलप होती है इलॉजिकल थिंकिंग। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर इलॉजिकल थिंकिंग इलॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है। इस इलॉजिकल थिंकिंग को प्याजे नाम देता है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग का। इलॉजिकल थिंकिंग क्या है? ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, एक तो मैंने आपको बताया कि इलॉजिकल थिंकिंग। अब अगर आपको इलॉजिकल थिंकिंग को मजीद इलेबोरेट करना है तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बच्चा इस स्टेज में आके इलॉजिकल आर्गूमेंट्स देता है। मसलन अगर बच्चा ये कहता है कि बाहर बड़ी तेज हवा चल रही है, कोई बड़ी जोर से फूंक मार रहा होगा। अगर बच्चा ऐसे कहता है, ये यानी इलॉजिकल है, फूंक मारने से भला हवा चलती है, लेकिन बच्चा समझता है कि वो कोई फूंक मार रहा है और उससे हवा चल रही है। या एक कुत्ता भौंक रहा है, उसके बाद ट्रेन आ जाती है, वो ट्रेन की आवाज आती है, ट्रेन गुजर जाती है, और बच्चा कहता है कि देखो कुत्ते के भौंकने से ट्रेन आ गई, कुत्ता भौंका तो ट्रेन आ गई। तो ये भी इलॉजिकल आर्गूमेंट है।
यानी इसमें बच्चे की जो रीजनिंग है वो ट्रांसडक्टिव है, इलॉजिकल है। बच्चा इलॉजिकल रीजनिंग पेश कर रहा है इस वाली स्टेज में। अच्छा, उसके बाद देखें एनिमिज्म। उसके बाद जो अगला इशू है वो है एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या है? इस स्टेज वाले बच्चे समझते हैं कि दुनिया में जो सारी चीजें हैं वो जिंदा हैं, अलाइव हैं। आपने देखा होगा छोटी उम्र के जो बच्चे हैं वो कभी अपने वो उनके पास अगर कोई भालू वगैरह है या गुड़िया है तो उसको खाना खिला रहे होते हैं, उसको पानी पिला रहे होते हैं। उनको लगता है कि इनको भूख लगती है, वो कपड़े पहना रहे होते हैं ठंड में कि उनको लगता है इनको ठंड लग जाएगी। ये मेरी एक भांजी है, वो 2.5 साल की। वो उसको मैंने छोटी सी साइकिल लेके दी, वो साइकिल वो कहती थी मेरी साइकिल अंदर ले आओ, उसको सर्दी लग जाएगी। तो बच्चे समझते हैं कि जैसे हम जिंदा जिंदा हैं इसी तरह सारी चीजें जिंदा हैं। इस चीज को कहते हैं एनिमिज्म। बच्चों के अंदर इस स्टेज में एनिमिज्म डेवलप होता है। वो कहते हैं कि सारी चीजें जिंदा हैं। फर्ज कर लें बच्चे का पाँव किसी टेबल से टकरा जाता है, उसको दर्द होता है, तो वो कहता है मुझे टेबल ने मारा है। तो आप उस टेबल को जाके आप जब तक 2-3 थप्पड़ नहीं लगाएंगे बच्चा चुप नहीं करेगा। अब आप कहेंगे ये देखो मैंने टेबल ने तुम्हें मारा, मैंने टेबल को मार दिया, अब टेबल रो रहा है तो तुम चुप हो जाओ, तो वो चुप हो जाता है। यानी बच्चा ये समझता है कि जैसे मैं जिंदा हूं इसी तरह सारी बाकी चीजें जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये भी जिंदा हैं। यहाँ पे बच्चे इस स्टेज में बच्चे अभी ऑपरेशन से पीछे हैं, लॉजिक इस्तेमाल नहीं कर रहे। अच्छा, इससे अगला जो इश्यू है, अगला प्रॉब्लम है वो है इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। इरिवर्सिबिलिटी क्या है? इरिवर्सिबिलिटी ये होती है कि एक चीज एक तरतीब से करना लेकिन वापस उसको उल्ट ना कर सकना। एक चीज करना लेकिन उसी तरीके से उसको वापस उल्ट ना कर सकना। मैंने आपको बताया कि प्याजे ने अपने बच्चों पर भी तजर्बात किए थे। उसका सबसे छोटा बच्चा जो है वो रोजाना बस पर स्कूल जाता था। एक दिन उसने ऐसा किया कि बच्चे को बस पे नहीं जाने दिया। वो स्कूल पास ही था, उसको स्कूल ले गया। अब स्कूल पहुंच के उसने बच्चे से कहा कि तुम्हें स्कूल का रास्ता याद है ना? स्कूल का रास्ता तुम्हें पता चल गया है? बच्चे ने कहा हाँ मुझे स्कूल का रास्ता पता चल गया है। तो वो कहता है मैं जा रहा हूँ तो वापसी पे खुद ही आ जाना। तो बच्चे ने कहा कि मुझे घर से स्कूल का रास्ता तो पता है लेकिन स्कूल से वापस घर का रास्ता नहीं पता। तो यानी बच्चा एक काम करता है, ठीक उसका उल्ट नहीं कर पाता। इसको कहते हैं इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। बच्चा एक काम करता है लेकिन ठीक उसके उल्ट नहीं कर पाता। ये इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट थॉट इसको कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इशू है वो है, तीसरा इशू वो है ईगोसेंट्रिज्म। इस एज में ईगोसेंट्रिज्म क्या है? इस एज में बच्चे जो हैं वो जिद्दी हो जाते हैं थोड़े से। वो कहते हैं कि जो हम सोचते हैं पूरी दुनिया वैसे सोचती है। यहाँ पे ईगो सेंट्रिज्म का मतलब आपने वो नहीं लेना कि बच्चे जो हैं वो जिद कर जाते हैं, अपनी ईगो बना लेते हैं, ये चीज़ नहीं है। बच्चे ये समझते हैं कि जो हमारी सोच है पूरी दुनिया की वही सोच है। अगर मुझे आइसक्रीम पसंद है, बच्चा कहता है तो पूरी दुनिया को आइसक्रीम पसंद है। अगर बच्चा बिल्ली से डरता है तो वो कहता है सारी दुनिया बिल्ली से डरती है, ये सारे लोग जो हैं ये बिल्ली से डरते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि इस एज में आके बच्चा दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यूज को अप्रिशिएट नहीं कर सकता। बच्चा कहता है कि मैं जो मैं समझता हूँ पूरी दुनिया वैसे ही समझती है। जिन जो जो मेरे माइंड के अंदर मौजूद है पूरी दुनिया के माइंड के अंदर वही चीज़ मौजूद है। ये ईगोसेंट्रिज्म है। एक ईगोसेंट्रिज्म जो है वो एडोलिसेंट ईगोसेंट्रिज्म है, वो इससे डिफरेंट है। वो जब हम एडोलिसेंस वाली स्टेज पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे वो कौन सा वो ईगोसेंट्रिज्म है। लेकिन यहाँ पे जो प्री ऑपरेशनल में ईगोसेंट्रिज्म है वो ये वाला है कि बच्चा समझता है कि जैसे मैं सोचता हूँ पूरी दुनिया वैसे सोचती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है चौथा प्रॉब्लम, वो है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन का मतलब ये है कि एक ही सेंटर के गिर्द घूमना, सिर्फ एक ही चीज को देखना, एक ही चीज पर फोकस करना, सेंट्रेशन का मतलब है। लैक ऑफ कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कम या ज्यादा की गलती करना, पहचान ना होना। लैक ऑफ कंजर्वेशन से ही सेंट्रेशन डेवलप होती है, कम या ज्यादा कर की गलती करना। मेरा मतलब ये है, मैं ऐसे आपको इसकी एक एग्जांपल दूं कि आप बच्चे को एक 10 रुपए वाला सिक्का है और जो है 1 रुपए वाले 10 सिक्के हैं। एक तरफ आप 1 रुपए वाले 10 सिक्के रख दें, एक तरफ आप एक 10 रुपए वाला सिक्का रख दें, तो बच्चा जो है वो 10 सिक्कों की तरफ जाएगा, वो
एक सिक्के की तरफ नहीं जाएगा, उसको लगता है कि ये ज़्यादा है। वो उसको उसको ये नहीं पता कि ये बराबर हैं, उसको लगेगा कि ये ज़्यादा हैं। अगर बच्चे को आप दो आपके पास चॉकलेटें, एक एक चॉकलेट एक तरफ रखते हैं और एक चॉकलेट हाफ ऑफ करके रखते हैं, दो रख दें, तो बच्चा दो चॉकलेट उठाएगा, उसको नहीं पता कि ये भी उतना ही है जितना कि वो एक है। या वो जो प्याजे है उसने तजर्बा किया था, अपने बच्चे पर तजर्बा किया था उसने, कि उसने एक लंबा गिलास लिया, एक चौड़ा लिया, दोनों के अंदर एक जितना जूस भरा, उनको रख दिया बच्चे के सामने। अब उसने बच्चे से पूछा कि ये बताओ कौन से गिलास में जूस ज्यादा है? तो बच्चे ने जो लंबा गिलास था उसमें कहा कि जूस ज्यादा है। अब देखें, उसने हाइट को देखा, जो दूसरा गिलास था उसकी विड्थ थी, उसने विड्थ को नहीं देखा। अब एक ही चीज पे फोकस किया बच्चे ने, हाइट पे। सिक्कों के मामले में उसने एक ही चीज पे फोकस किया, तादाद पे। चॉकलेट के मामले में उसने एक ही चीज पे फोकस किया, तादाद पे। उसने यानी उसकी नहीं देखा कि वो उतना ही वजन है, वेट पे नहीं किया। यहाँ पे उसने हाइट पे फोकस किया, विड्थ पे फोकस नहीं किया। एक ही चीज पे जो फोकस करना है उसको कहते हैं सेंट्रेशन। जब बच्चा सारी चीजों को इग्नोर करके सिर्फ एक चीज पर फोकस करे तो उसको हम कहेंगे सेंट्रेशन। ये मेरे ख्याल है टाइम भी हो गया है, तो आज इतना काफ़ी है। बाकी दो स्टेजेस, इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस और इसका क्रिटिसिज्म, ये हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे और इंशाल्लाह साथ में वेगॉट्स्की को भी शामिल करेंगे। तो अगर किसी चीज़ की आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी ठीक है, थैंक यू सो मच।